स्वागत है दोस्तों आपके चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेके आए हैं आज की ताज़ा खबर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित है। आज की पहली खबर है कि ट्राई ने एक काउंसिल बनाने की बात की है डेटा को रेगुलेट करने के लिए या डेटा को नियंत्रित करने के लिए या उसके नियमन के लिए, गवर्नेंस के लिए। ठीक है, बॉडी का नाम होगा डेटा डिजिटाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन काउंसिल। ठीक है, कल के न्यूज़ में आपने देखा कि सरकार एक बिल ला रही है डेटा रेगुलेशन के लिए। ठीक, तो अभी ये प्रोसेस में है, अगले बजट तक लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसा कानून इस पे बन के आएगा, कितना फ़ाइन होगा, कितना क्या क्या प्रोविज़न होगा। ठीक है, COP17 देखिए, COP17 चूँकि अभी चल रहा है तो 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ आ रहा है। देखिए उसमें एक नया पैनल का स्ट्रक्चर बना दिया है, कैसे पेमेंट होगा और कैसे उस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। भारत इस चीज़ से बहुत खुश है कि चलो भाई पेमेंट आ रहा है। इसके पहले लोग तैयार नहीं होते थे, जो रिच कंट्रीज़ हैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन अब वो प्रिपेयर हैं। इससे लाभ सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को होगा, जो विकासशील और सबसे कम विकासशील देशों में होगा। ठीक है, देखिए दुनिया दो ही कैटेगरी में बटी हुई, विकसित अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, दूसरी तरफ भारत है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, ये विकासशील देश है। लेकिन भूटान जैसे देश जिनके पास विकास की संभावनाएं सीमित तो विकासशील देशों में आते हैं। ठीक है, तो इन देशों को इससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा। ठीक, देखिए CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग संघ, इनकम टैक्स रेट और GST को कम करने की बात कर रही है। इसे कम करने से होगा क्या? देखिए, जब इनकम टैक्स कम होगा या GST कम होगा तो लोग अपना मनी वाइड करने का प्रयास करेंगे, तो टैक्सेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पेयर होंगे। ठीक है, तो लोग जो है ब्लैक मनी से बचेंगे और वाइट मनी करेंगे। और जब भी टैक्स रेट हाई होगा तो ब्लैक मनी मार्केट में होगा ही होगा। ठीक है, उस इकोनॉमी में ब्लैक मनी होगा ही होगा। तो CII का यही सजेशन है सरकार को। केरल सरकार प्लांटेशन इंडस्ट्री को लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा देने की पर विचार कर रही है। मतलब बागवानी उद्योग जो है उनको जो भी परमिशन लेना है वो एक ही जगह सब मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पे प्लांटेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। जो उद्योगपति, जो इंडस्ट्रीज वहाँ पे प्लांटेशन इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या प्लांटेशन करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिया ग्रीन प्रोसेस से चिप बनाने की प्रक्रिया में है। ठीक है, मतलब कई सारे सजेशंस आ रहे हैं। अभी तक दुनिया में दो सबसे बड़े चिप बनाने की जो हब हैं, चाइना और ताइवान है। ठीक, भारत में अभी चिप इंडस्ट्री अभी शुरू हो रही है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके निर्माण में ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हाइड्रो एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी माने जल विद्युत। ठीक है, जिससे कि इस चिप के निर्माण में पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस में है। देखिए कैसे ये आगे बढ़ता है। मेटावर्स, देखिए मेटावर्स का सीधे सीधे मतलब आप समझिए कि डिजिटल दुनिया। जैसे अभी आप ये लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, तो खैर इससे भी आगे की चीज़ है कि आप देखेंगे कई सारे गेमिंग्स होते हैं कि आपने चेहरे पे लगा लिया तो एकदम बिल्कुल अलग दुनिया में चले गए, वर्चुअल दुनिया में चले गए। तब आपको पढ़ाई करने के लिए क्लासरूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गगल्स लगाए, अपने घर में आराम से बैठे और फिर क्लासरूम का पूरा एहसास आपको क्लासरूम का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नए कॉलेज के नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कि आप कहीं भी बैठ कर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल क्लासरूम में जाना ही पड़ेगा। अब उसकी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कंपल्सन नहीं रहेगा, नहीं आपको फिजिकल क्लासरूम में जाना ही जाना है। आपको सारी सुविधाएं, सारा लाभ जो है क्लासरूम की तरह ही इसमें मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, असीमित है। ठीक, लेकिन अब ये भविष्य में पता चलेगा क्या कितना हो रहा है। देखिए इसी के आगे का और डिजिटल इकोसिस्टम, भाई जैसे जैसे डिजिटल इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा, ठीक है, सारे भारत के इकोनॉमी का प्रसार होगा उससे। ठीक होगा क्या, क्योंकि भारत पर आबादी बढ़ी है। ठीक, और डिजिटल चीज़ों में चीज़ें सस्ती हो रही हैं। हाँ, थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आ जाएगा धीरे धीरे, समय के साथ और अपडेट होगा। नई जनरेशन में अपडेट है। FSI तो आप जानते ही होंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे एक
रेगुलेशन बनाया कि किस तरह से इसका कैसे उपयोग करना। अभी 2-3 दिन पहले एक और बात बता दूं, 2-3 दिन पहले यूएस ने भारत पे एलिगेशन लगाया है, कहाँ पे, डब्ल्यूटीओ में, या कंप्लेन किया है भारत पर कि ये जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, या उस पर रोके हुए हैं अपने सिस्टम से। तो भाई सबसे पहले हम समझेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है क्या। अब आप समझिए कि पहले होता क्या था कि टमाटर जो है समय से पहले पिलपिले हो जाते थे। उसके लिए जिम्मेदार एक प्रोटीन थी जिसको वैज्ञानिकों ने काट के निकाल दिया। अब देखेंगे जो टमाटर है वो पिलपिले नहीं होते। तो सबसे पहला ये एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें कुछ नया डाला नहीं गया, ठीक है, कोई ट्रांसजीनी चीज़ों को डाला नहीं गया। ट्रांसजीनी माने किसी जीव में किसी दूसरे जीव का जीन जब डाला जाता है उसको ट्रांसजीनी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसजीनी या पराजीनी, ठीक। तो अब जैसे समझिए कि अभी आपने बीटी कपास सुना होगा, बैसिलस थ्यूरिंजाइम, ठीक है, नामक बैक्टीरिया से इसमें एक जीन लिया गया, ठीक है। वो जीन करता क्या है, वो जीन एक जहर प्रोड्यूस करता है, किसके लिए, गोल फीता कृमि जो कॉटन्स पे लगते हैं, ठीक। तो होता क्या है उससे कि इन कॉटन्स के पत्तों को खाने पे या इनके फलों को खाने पे, जो रुई है खाने पे, वो गोल कृमि मर जाते हैं, जिससे कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है बीटी कॉटन में, ठीक है। इसी जीएम क्रॉप कहते हैं। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा मानव के ऊपर या हमारे स्वास्थ्य पर या किसी भी अन्य जीव के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव होगा, अभी ये अध्ययन का विषय है। इसलिए भारत सरकार इसका बहुत ज़्यादा यूज करने से बच रही है। जब तक इस पर पूरा हर चीज़ क्लियर ना हो जाए तब तक इस पर कुछ रेगुलेशंस रहेंगे। जैसे जैसे साइंटिफिकली चीज़ें प्रूव हो जाएंगी वैसे वैसे ये कंट्रोल हो जाएगा, वैसे वैसे इसका उपयोग होने लगेगा। अच्छा, ये भी है कि भारत में इसका उपयोग का परमिशन कौन देता है। इसके उपयोग का एक परमिशन के लिए एक कमीशन है और एक मंत्रिमंडल है। उनके द्वारा जब कमीशन अथॉरिटी देती है, जब कमीशन परमिशन देती है, फिर मंत्रिमंडल उसको संतुष्टि करता है, उसके बाद ही किसी भी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स का उपयोग हो सकता है। तो भारत में अभी केवल बीटी कॉटन का उपयोग होता है, ठीक है। अभी एक हाल ही में एक जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड आविष्कार किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, लेकिन अभी इनका यूज़ प्रॉपर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी ये धीमे धीमे जैसे जैसे अनुसंधान होता जाएगा वैसे वैसे इसका प्रयोग बढ़ता जाएगा, ठीक। अब एक अगले पे चलते हैं हम लोग। देखिए अभी साइंस का एक न्यूज़ है, कोरोनरी स्टेंट जो है उसको राष्ट्रीय सूची में शामिल कर दिया गया। अच्छा, राष्ट्रीय सूची में शामिल करने से क्या लाभ होगा, राष्ट्रीय सूची में शामिल करने से लाभ ये होगा कि अब इसका जो है निर्धारण राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसका ऐसा नहीं कि इसका मनमाना आप फीस नहीं ले सकते। इसके पहले भी 2016-17 में भारत सरकार ने कोरोनरी स्टेंट पे या ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे मूल्य को नियंत्रित करने के लिए कानून लाया था। अच्छा, कोरोनरी स्टेंट है क्या, अब आप ये समझिए। जो हार्ट है ना, ये पूरी बॉडी में रक्त सप्लाई करता है, इतना तो आपको पता है कि एक तरफ से शुद्ध रक्त आता है, दूसरी तरफ से अशुद्ध रक्त जाता है, ठीक है। लेकिन जो ये हार्ट का जो शरीर है ना, जो हार्ट के अंदर मसल्स हैं, उनको जो ब्लड सप्लाई है वो कोरोनरी धमनी से होता है, ठीक है। तो कोरोनरी धमनी में किसी भी कारण से अगर जाम हो जाता है, चोक हो जाता है, होता क्या कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, बस रक्त गाढ़ा हो जाता है, इसके कारण यहाँ पे जाम हो जाता है। अगर जाम हो गया तो फिर यहाँ रक्त की सप्लाई नहीं होगी, रक्त की सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा, ठीक। तो ये जो गंदगी है, ये जो जमा हुआ है, ठीक है, इसको कैसे हटाया जाए। तो इसको हटाने के लिए होता क्या है कि एक बलून होता है जिसको शरीर के हाथ या पैर की सिराओं से प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए जहाँ पे ये जमा हुआ है, ठीक, इस बलून थेरेपी से इसको खींच खींच के साफ़ करा दिया जाता है। फिर इसको अंदर में मतलब यंत्र से इसको खींच के निकाल लिया था बाहर जो अंदर की गंदगी है। लेकिन इस सफाई के दौरान कभी कभी होता क्या है कि वो धमनी जो है पिचक जाती है, ठीक है। अब वो खड़ी हो नहीं पाती, मतलब उसमें जगह नहीं होता है। तो इस चीज़ को स्टैंड बनाने की, इस चीज़ को रोके रखने के लिए वहाँ पर एक सीरा डाला जाता है, मतलब एक स्प्रिंग जो होता है उस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यही वहाँ पे लगा दिया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई बनी रहे, ठीक। तो होता क्या था कि पहले इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता था। भारत में श्री APJ अब्दुल कलाम ने एक भारतीय वैज्ञानिक के साथ मिलकर राजू कलाम स्टेंट बनाया था, ठीक है, जो सामान जैसे विश्व के स्टैंडर्ड स्टेंट में से है और सस्ता है, लेकिन भारत में इसका प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक। तो अब जो है स्टेंट के मूल्य को नियंत्रित किया जाएगा ताकि
कोई व्यक्ति इस टेंट के कारण या इस टेंट की ज़रूरत के कारण उसकी क्षति ना हो, उसका नुकसान ना हो, उसकी मृत्यु ना हो। ठीक। तुलसी और लौंग में मौजूद एक तत्व है यूजेनॉल। ठीक है, उसके कारण पार्किंसन बीमारी, देखिए हमको वो छोड़ दीजिए, उतना नहीं आएगा, लेकिन यूजेनॉल पे एक प्रश्न यूपी पीसीएस में ऑलरेडी आया हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि भाई ये यूजेनॉल तुलसी और लौंग में हो सकता, अभी थोड़ा हाईलाइट है तो हो सकता क्वेश्चन पूछ ले। चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिसर्च है तो यूपी कमीशन या यूपी SSS के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से कोरोनरी धमनी में जो स्टेंट लगाया जाता है उसका मूल्य बढ़ा कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसी पे ये एक लेख है कि कैसे गलत चिकित्सा कांड या तो लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं या तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है। ठीक, तो उसी पे ये लेख है कि अनावश्यक मेडिसिन या अनावश्यक टेस्ट के कारण बहुत सारे खर्चे बढ़ा दिए जाते हैं कभी कभी। खैर, इसका अनुभव आप भी करते होंगे, सभी लोग तो ऐसा नहीं होते लेकिन कुछ लोग वास्तव में ऐसे हैं। ठीक, तो उसको एक देख लीजिएगा एक बार। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक, और स्पेन के फिल्मकार हैं कार्लोस सौरा, उनको जो है सत्यजीत राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कल से कतर में फुटबॉल का महाकुंभ मतलब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। देखिए, फुटबॉल में केवल इतनी 2-3 चीज़ें याद रखिए जो अब तक आया हुआ है। देखिए, भविष्य में क्वेश्चन क्या पूछेगा किसी को आइडिया नहीं है, लेकिन अब तक जो प्रश्न आए हुए हैं उसमें ये पूछा जाता है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, किस तारीख को। एक आध जगह पूछ लिया किस तारीख को शुरू, तो तारीख कल वाली है। ठीक है, याद रखिएगा कि 20 नवंबर कतर, और कौन जीता, यही मोस्टली प्रश्न होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न होते नहीं हैं, क्योंकि इंडिया इसमें इन्वॉल्व नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रश्न अंदर से पूछता नहीं है। ठीक, तो इतना दिमाग बनाए रखिए। शहरी निकायों की सुस्ती से पिछड़ी केंद्रीय योजनाएं, देखिए एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भारत के शहरी निकाय हैं उनके कारण भारत में विकास योजनाएं स्लो हो जा रही हैं। ठीक है, तो इस पे एक लेख भी आया हुआ है। अब देखिए, एक तरफ सुस्ती की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक स्वायत्ता की बात करें। देखिए, जैसे ही नगर निकाय की स्वायत्ता ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पे लोग जागरूक होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जो अधिकार मिल रहे उसका मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो खैर इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आपका मेंस है, बिहार PCS है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। अब हरियाणा में पराली के, देखिए अभी आप हमेशा सुन रहे दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो हरियाणा में जो पराली है, जब पराली समझ ही रहे होंगे ज़्यादातर लोग, जो शहर के बच्चे जिन्होंने कभी खेत खलियान नहीं देखा उनको मैं बता दे रहा हूँ। पराली जो है असल में धान के उस बचे हुए हिस्सों कहते हैं। जैसे मान लीजिए धान का पौधा है, ठीक है, तो यहाँ से धान हो रहा है, मान लीजिए ऐसे करके धान हो गया, तो ये ऊपर का जो हिस्सा इसको मशीन से निकाल लिया था, तो जो नीचे का बचा हुआ भाग है ना, इसी को पराली कहते हैं। गांव में पुआल भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है। तो अब इस पराली को जैसे क्या होता था, किसान को इससे लाभ पहले होता नहीं था, तो किसान इसको जला देते थे। उसके कारण क्या होता था कि वायु प्रदूषण होता था। जब वायु प्रदूषण हो रहा था तो लगातार इसका विरोध हो रहा था। तो अब चूँकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो अब इस पराली को बेचा जा रहा है। चूँकि इस पराली का उपयोग जो है पशुपालन में किया जाता है। ठीक है, पशु के खाद्य के रूप में पशु इसे खाते हैं, जानवर से गाय भैंस जो पालते हैं वो इनको देते हैं खिलाने के लिए। ठीक है, तो पशुपालन में इसका प्रयोग होता है पराली या पुआल का। ठीक, तो इससे उनको लाभ आर्थिक हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन में कुछ कमी आएगी। देखिए, इससे कुछ कमी तो आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना करिए। रीज़न, इसके पीछे एक रीज़न समझिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक कारण केवल और केवल पराली जलाना ही नहीं है, एक हवा है, वायु जो आप देखेंगे। देखिए, एक हवा जो है यहाँ से, एक हवा जो मेडिटेरियन सी है ना, यहाँ से चलती है। ठीक, और यहाँ से होते हुए ये भारत को आती है। ठीक, इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो हवा यहाँ से आती है, तो इस एरिया का पॉल्यूशन वो अपने साथ लेकर आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना भूलिए कि यहाँ का जो पॉल्यूशन है वो प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में कुछ अचानक परिवर्तन हो जाएगा, बहुत विशाल परिवर्तन होने वाला है। होगा, कमी आएगी,
लेकिन बहुत भयंकर कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली में पॉल्यूशन की कमी तभी है कि जब इस एरिया पे भी पॉल्यूशन की कमी आए, क्योंकि जब यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ चलेगी तो यहाँ का सारा वायु यहाँ आएगा और यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। इस टेक्निकल टर्म को समझे रहिए, पश्चिमी विक्षोभ क्या, इसको समझे रहिए, ठीक है। देखिए ये जो लेख है, ठीक है, ये इस पर है कि 100 साल बाद, आज़ादी के 100 साल बाद यानी 2047 में भारत की आर्थिक स्थिति क्या होगी। आज से 25 साल बाद जो है, आज चूँकि 2022 चल रहा है, ठीक है, 25 साल बाद 2047 है, तो किस तरह के कंडीशन होंगे आर्थिक क्षेत्र में, ये पढ़ लीजिएगा। आपका मेंस है, लेकिन यूपी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी इकोनॉमिक बेस्ड प्रश्न जरूर पूछता है, इसी का ध्यान रखिए। अभी मैंने इस डेटा को बताया भी था कि किस तरह से FTX दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो बेस्ड शेयर मार्केट था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया, फॉल आउट हो गया, रातों रात शून्य हो गया। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, आप देख लीजिएगा। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस के लिए कोई काम नहीं इसका, ठीक है। फाइंडिंग कॉमन कॉज एंड वेल्थ, देखिए इंडो यूके FTA पर है ये, ठीक है। अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि भारत का सबसे पहले FTA यूके के साथ ही हुआ था, आज़ादी के पहले। आज़ादी के पहले भारत और ब्रिटेन में फ्री ट्रेड होता था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि सबसे पहले फ्री ट्रेड जो है या फिर मुक्त व्यापार भारत पे थोपा गया था ज़बरदस्ती, ठीक है, ताकि भारत का शोषण किया जा सके। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी GDP है, ठीक है। अभी भारत ने इंग्लैंड को ही पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी GDP बनी है, ठीक। तो इस समय परिस्थितियाँ कुछ और हैं, पर उस समय परिस्थितियाँ कुछ और थी, ठीक है। तो ये इस FTA से भारत को लाभ होगा ही होगा, ठीक। ये देख लीजिएगा IR में, ये आपके PCS या किसी भी स्टेट PCS में जो मेंस जहाँ पे IR है वहाँ के लिए यूज़फुल है, ठीक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर यही है कि पहले होता क्या था, अभी तक हम लोग की जो शिक्षा पद्धति है वो मैकाले के जो थ्योरी थी उस पर बेस्ड है, ट्रिकल डाउन थ्योरीज को कहते हैं हम लोग, ठीक है। टपकन सिद्धांत हिंदी में कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक रिस के है इंग्लिश आ रहा है। अब देखिए हर कोई इंग्लिश बोलना पसंद करता है, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये मैकाले की जो ट्रिकल डाउन थ्योरी उसको बैलेंस करेगा फ्यूचर में। तो ये श्री NP सिंह हैं जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है कि किस तरह से नई शिक्षा नीति भारत के शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अगर UPSC हिंदी मीडियम में दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में देंगे तो आपको मैटर बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।